वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का थर्ड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम रेसिड्यू थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो हम डिफाइन करेंगे रेसिड्यूज क्या होते हैं, रेसिड्यूज एट एनी पोल, और दूसरा कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इसमें हम रेसिड्यू की कैलकुलेशन भी सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेसिड्यू ऑफ एनी फंक्शन एट पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो रेसिड्यू का मतलब ऐसे क्या होता है, रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट अ पोल। इसको डिफाइन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, या स्टेटमेंट में ले रहा हूं लॉरेंट सीरीज का। तो द लॉरेंट एक्सपेंशन, या वैसा हम लिख सकते हैं इन दी लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ जेड। क्या लिखते हैं, लॉरेंट्स एक्सपेंशन है एफ ऑफ जेड is equal to summation n is equal to 0 to infinite a n z minus a to the power n plus summation n is equal to 1 to infinite bn z minus a to the power minus n। ये लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन है। तो इन द लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन ऑफ f of z, the coefficient of z minus a to the power minus 1, that is b1, is called residue of f of z at a pole z is equal to a। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ जेड एट अ पोल, जिसमें हमने पोल एज्यूम किया है z इज इक्वल टू a इज द पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन में z माइनस a की पावर माइनस 1 जब इसको लिखा जाएगा तो फंक्शन अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन z माइनस a। तो उसका जो कोएफिशिएंट बनेगा उसे हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, तो इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड दी और हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द रेसिड्यूज। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज, इसमें तीन फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला है रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल z इज इक्वल टू a। ठीक है, हमने क्या माना, z इज इक्वल टू a इज द सिंपल पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि द रेसिड्यू of f of z at z is equal to a is given by limit z tends to a z minus a dot f of z। इस फॉर्मूले में जो भी फंक्शन दिया होगा आप रख देंगे, एंड z इज इक्वल टू a इज द पोल, सिंपल पोल। तो यहां पर आप इस लिमिट के थ्रू रेसिड्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड जो रेसिड्यू का कैलकुलेशन होगा वो होगा, मान लीजिए रेसिड्यू आपका ऑर्डर m का आ गया, पोल आपका ऑर्डर m का है, तो हम लिखते हैं रेसिड्यू एट अ पोल z इज इक्वल टू a ऑफ order m. It means that
ये पोल हमारा m टाइम्स रिपीट हो रहा है, उस केस में जो लिखा जाएगा फॉर्मूला वो होगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a इज द पोल, और इसका ऑर्डर कितना है m है, तो हम लिखेंगे a कॉमा m, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a m माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन with respect to z of z minus a to the power m dot f of z। अगर पोल का ऑर्डर m है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 और m माइनस 1 टाइम आपने डिफरेंशिएट किया है दिए हुए फंक्शन को z माइनस a की पावर m का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 2। दो फॉर्मूले हमने देखे, एक है सिंपल पोल के लिए और दूसरा फॉर्मूला है पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर लीजिए, थर्ड फॉर्मूला, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पॉइंट पर रेसिड्यू कैलकुलेट करना, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ये होगा रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये फॉर्मूला होगा लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z डॉट f ऑफ z। ये फॉर्मूलाज हैं हमारे रेसिड्यू ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू भी कर पाएंगे, और आगे जाके फिर हम इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से कॉची रेसिड्यू थ्योरम में इंटीग्रल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशन या इन्हीं फॉर्मूले को समझने के लिए। तो लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेसिड्यूज ऑफ f of z is equal to z square upon z minus 1 square into z plus 2। ओके, ये आपको दो पोल दिए, दो मतलब एक फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा किस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द रेसिड्यू। इन्होंने क्वेश्चन में ये भी दे दिया है आगे कि फाइंड द रेसिड्यू एट z is equal to 1, 2 एंड इंफिनिटी। तीन रेसिड्यूज हमको कैलकुलेट करना है। रेसिड्यू के लिए हमें पोल का पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते से मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पर दो पोल तो दिखाई दे रहे हैं, एक है z is equal to 1 और एक है z is equal to -2। ठीक, क्योंकि हमने डिस्कस किया है। तो फॉर फाइंडिंग दी पोल, हालांकि कैलकुलेशन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है किस पॉइंट पर रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें हमेशा पोल पर रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन भी हमारी क्या थी, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट अ पोल। तो पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आपने इक्वेट किया 0 से, तो z माइनस 1 का स्क्वायर z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा क्योंकि z माइनस 1 का स्क्वायर है, और एक आ जाएगा z इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो हम पहले z इज इक्वल टू 1 के लिए पोल का कैलकुलेशन करते हैं। तो नाउ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब यहां पर। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस 2। फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले मैं। तो हमने लिखा है फॉर्मूला रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जेड इज इक्वल टू ए कॉमा एम। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल
लिमिट z टेंस टू a m माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ z, एंड यहां पर आ जाएगा z माइनस a टू द पावर m f ऑफ z, राइट। इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो अब a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, a द पोल है हमारा 1, ऑर्डर कितना है m की वैल्यू आ रही है 2, सेकेंड ऑर्डर का पोल है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट 1,2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m की जगह आपने क्या रखा 2, तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। लिमिट z टेंस टू a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 है, यहां पर आ जाएगा m की वैल्यू 2 है, 2 बार है, ऑर्डर 2 है, सो हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 टाइम, m माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 किया तो 1 हो जाएगा। तो d बाई डी जेड ऑफ z माइनस a की वैल्यू 1 है, ऑर्डर 2 है, एफ जेड द गिवन फंक्शन है हमारे पास z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू z प्लस 2, यहाँ पर z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम यहाँ लिखते हैं, तो आगे का जो सॉल्यूशन है मैं लिख रहा हूँ, सेपरेशन हम कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। तो ये आ जाएगा सेपरेशन हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे जाके रेसिड्यू, इसको आप और आगे ले लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट 1,2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1 है तो लिमिट लग दीजिए, लिमिट z टेंस टू 1। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, d बाय डी जेड ऑफ z स्क्वायर अपॉन z प्लस 2 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं डिफरेंशिएशन करके लिख देता हूँ, डिवीजन रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट किया तो 2z हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन z स्क्वायर एज इट इज आ गया, z प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, अपॉन में z प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए अब z की, तो यहाँ पर आप जब z की वैल्यू रखते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 रखा तो 1 प्लस 2 3, सॉरी हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस z स्क्वायर अपॉन में आ गया z प्लस 2 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1 z स्क्वायर प्लस 4z अपॉन z प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू z टेंस टू 1, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा 1 प्लस 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर, that is 5/9। This is the residue of function at pole 1 of order 2। Now अब हम निकालेंगे रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, हम लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू ए। z इज इक्वल टू ए सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का फॉर्मूला क्या है, लिमिट z टेंस टू a z माइनस a टू दी पावर 1 आ जाएगा क्योंकि सिंपल पोल है, और f ऑफ z। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 2 है, तो हम लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2
z आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर z-2 था, सॉरी a की वैल्यू पोल -2 है, नॉट इज +2, राइट। तो हमारा जो पोल है -2 आ रहा है, आप देख सकते हैं ना। तो दिस इज z इक्वल टू -2, तो z इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये z+2 आएगा, और f ऑफ z है हमारे पास z² अपॉन z-1 का स्क्वायर इंटू z+2। पोल हमारा z इक्वल टू -2 है यहाँ पर, ठीक। तो -2 रखने पर ये क्या हो गया, z+2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है ये बचता है मेरे पास लिमिट z टेंस टू -2, न्यूमरेटर में आ रहा है z², अपॉन में बचता है z-1 का होल स्क्वायर। z की जगह -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 4, अपॉन यहाँ पर -2 रखा तो -2 -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा। सो यहाँ से 5/9 आया था रेसिड्यू एट 1 ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ से आ गया 4/9 एट z इक्वल टू -2, ठीक। अब एक और पोल निकालना है हमें यहाँ पर z इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी पोल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम कह रहे हैं रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z at z is equal to infinity is given by limit z tends to infinity minus z dot f of z। वैल्यू रखिए, तो जो फंक्शन था हमारे पास डायरेक्टली मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ, कुछ रखने की जरूरत है ही नहीं इन्फिनिटी पर। तो ये आ जाएगा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z डॉट एफ जेड क्या था हमारे पास, जो एफ जेड था हमारे पास में उसकी वैल्यू में रखता हूं, तो ये आएगा हमारे पास z² अपॉन z-1 का स्क्वायर इंटू z+2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z³ अपॉन, यहाँ से डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले ब्रैकेट से z कॉमन लिया तो z-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से z² कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन z का स्क्वायर। दूसरे वाले ब्रैकेट से भी z कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 + 2 अपॉन z। इसी को हम आगे लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z³ अपॉन, ये z² और z कुछ कॉमन लिए थे मल्टीप्लाई होकर z³ बन जाएगा। यहाँ पर बन गया 1 - 1 अपॉन z की पावर 2, और यहाँ पर आ रहा है 1 + 2 अपॉन z। z³ से ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको रख दीजिए, तो ये बन जाएगा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन z पावर 2 1 + 2 अपॉन z। नाउ हमें पता है 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 एट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन z जहाँ भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना आ गया माइनस का 1। हमारा आंसर्स क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएगा हमारा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आ रहा है 5/9। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -2 जो आ रहा था ये है 4/9, एंड रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है -1। दिस आर आवर आंसर्स। तो इस तरीके से तीनों ही फॉर्मूले को मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको करके बताया है। क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, आपको इसी तरह से उनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेसिड्यू
के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए था। अब हम बात करते हैं कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम की। नाउ कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट है, हम इसको जनरलाइज इंटीग्रल फार्मूला भी बोल सकते हैं। दिस इज जनरलाइज्ड इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट है, सपोज एफ जेड इफ एफ जेड इज एनालिटिक inside and on a simple closed curve C except at finite number of points, except finite numbers of points। हमने मान लिया जो पॉइंट्स हैं वो है A1, A2, A3, इस तरह के n नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। देन इस फंक्शन का जो इंटीग्रल बनेगा f ऑफ z dz along C क्या बनेगा, देखिए। अब स्टेटमेंट पढ़िए, पहले क्या लिखा है, फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी। हमने मान लिया कि ये कोई सिंपल क्लोज कर्व सी ले लिया आपने, राइट। और इसमें जो फंक्शन एफ जेड दिया गया है, दिस एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं, A1 है, कुछ पॉइंट A2 है, एक पॉइंट A3 है। इस तरह से आपके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एन आ रहे हैं। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इसका इंटीग्रल होगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट A1, A2 अप टू n। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 पाई आई summation of residues of fz at all ai's। यहाँ पर आईज जो है 1 से लेकर n तक जा रहा है, मतलब जितने भी आपके रेसिड्यूज हैं, A1 का रेसिड्यू निकाला, A2 का रेसिड्यू निकाला। रेसिड्यू कैलकुलेशन का तरीका वही होगा जो अभी हमने सीखा है, ठीक है। ये एक्चुअली जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूले में हमने क्या पढ़ा था, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूले में हमने पढ़ा था कि ये जो फंक्शन है, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला में शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ, है ना। अभी हालांकि हम बात कर रहे हैं रेसिड्यू थ्योरम की, बट मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इंटीग्रल फार्मूला जो था वो ये लिखा था आपने 2 पाई आई एफ ऑफ ए, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ये इंटीग्रल फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पढ़ा था कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो केवल z इज इक्वल टू a पर एनालिटिक नहीं है, ओनली वन पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या ओनली वन पोल इज देयर, ठीक है। और जो फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, एनालिटिक है। तो इसका आंसर आ रहा था 2 पाई आई एफ ए। अब अगर आप ध्यान से देखें और इसको कैलकुलेशन करते हैं रेसिड्यू का, इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का जब रेसिड्यू निकालेंगे तो इसका रेसिड्यू क्या आता है, इसका रेसिड्यू आता है, अब जब 8 पॉइंट ए रेसिड्यू निकालते हैं तो रेसिड्यू 8 ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनता है लिमिट z टेंस टू a z माइनस a डॉट एफ जेड। तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, मतलब पूरे फंक्शन को अगर आपने रखा तो z माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एफ जेड और उसमें आपने लिमिट रख दी a। तो ये और कुछ नहीं मतलब कि एफ ऑफ ए के इक्वल ही आ जाता है। क्लियर है। तो ये मैंने केवल आपको एक समझाने के लिए बात बताई है कि ये जो है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले का ही जनरलाइज्ड वर्जन है, राइट।
तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम को समझने के लिए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एंड द क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 where C is a circle given by mod of z is equal to 3 using रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट अभी अभी आपने पढ़ा है। तो रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, हम लिखते हैं बाय रेसिड्यू थ्योरम। मैं जानता हूं कि रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी इंटीग्रल दिया गया है उसका इंटीग्रल होगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स। तो जितने भी पोल्स आ रहे हैं उनका आपको सम करना है रेसिड्यू का, और यहां पर 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करना है इन हियर। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो फंक्शन दिया गया है आपको एफ जेड वो है कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, राइट। अब आप देखिए पोल क्या होगा यहां पर, तो फॉर पोल मैं डिनोमिनेटर को इक्वेट करूंगा 0 से, z माइनस 1 z माइनस 2 को इक्वेट किया 0 से, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पोल्स आर हियर, राइट। और दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही सिंपल पोल हैं, आर हियर एंड सिंपल। अब आप यहां पर क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेसिड्यूज फॉर 1 एंड 2। तो हम कैलकुलेट करते हैं रेसिड्यू का। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू देखिए अब कैसे करेंगे। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू फॉर्मूला लिख दीजिए, याद हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए is given by limit z tends to a z minus a into fz। तो at z is equal to 1 देखिए पहले, तो z is equal to 1 पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट z tends to 1 z minus 1 इंटू फंक्शन है हमारे पास cos पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास लिमिट z टेंस टू 1 cos पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2। अब आप डायरेक्टली z की जगह 1 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा cos पाई अपॉन माइनस का 1। cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं cos n पाई की वैल्यू माइनस 1 टू दी पावर n होती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो cos पाई की वैल्यू होगी -1, सॉरी -1 अपॉन -1 डेट इज ये आ गया 1। तो यहाँ से आपको मिल गया रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z is equal to 1 is 1। इसको आप 1 मान लीजिए, राइट। अब क्या करना होगा, अब हमें z is equal to 2 पर रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो आ जाइए, अब सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं एट 2। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z is equal to 2, फॉर्मूला अभी लिखा हुआ ही आपके पास। तो उसमें हम लिख देंगे लिमिट z टेंस टू 2
z माइनस a, एफ ऑफ z क्या था, cos पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको आप लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 2 cos z की जगह आप क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो ये पाई z स्क्वायर मतलब cos 4z बन जाएगा, तो cos 4z अपॉन 2 माइनस 1, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आगे cos पाई z है अभी ना, इसको आप पाई z ही रहने दीजिए। फाइनली हम लिख रहे हैं अभी cos पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1। अब आप वैल्यू रख दीजिए z बराबर 2, तो ये बन जाएगा cos 4 पाई z की जगह 2 रख दिया आपने अपॉन 2 माइनस 1 किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब cos n पाई अभी लिखा था हमने, cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 टू दी पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 4 अपॉन 1 डेट इज प्लस का 1। तो यहाँ से आपने लिख दिया कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 2 इज 1, इसको नंबर 2 नाम दे दिया। अब रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि जो भी फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन द सी, तो जो सर्कल आपको दिया है द क्लोज्ड कर्व इज, क्या दिया हुआ है आपको, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। मोड ऑफ z इज इक्वल टू 3 क्या हो गया, सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर क्या हो गए, 0 0 हो गए एंड रेडियस इज 3। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। मान लीजिए एक सर्कल 3 का रेडियस आपने ड्रॉ किया, ये सर्कल 3 है तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 3,0 रहेगा, ये -3,0 रहेगा। अब जो पोल है हमारे यहाँ पर, पोल दो ही पोल आ रहे थे इस क्वेश्चन में, एक आ रहा था z इज इक्वल टू प्लस का 1 और एक आ रहा है z बराबर प्लस का 2। सो चेक वेदर दिस पोल्स आर लाइंग इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो z इज इक्वल टू 1 रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली z इज इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो दिस पॉइंट इज z इज इक्वल टू 1। 2 कहाँ पर आएगा, 2 भी यहाँ पर आएगा क्योंकि 1 and 2 आर लेस देन 3। तो हम ये बोल सकते हैं that 2 poles are lying inside the circle, राइट। दोनों ही पोल हमारे क्या हो गए, सर्कल के अंदर लाई करो। रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल है हमारे पास cos पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz, इसका सम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 प्लस रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। इन दोनों का सम आप कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी अपने डिस्कस किया है कि z इज इक्वल टू 1 एंड 2 दोनों ही पोल इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप मोड ऑफ z इज इक्वल टू 3 में जब z बराबर 1 रखते हैं तो मोड ऑफ 1 की जो वैल्यू है लेस देन 3 आ रही है। सिमिलरली जब z बराबर 2 रखते हैं तो मोड ऑफ 2 भी लेस देन 3 होगा, राइट। तो इसलिए इनसाइड द सर्कल है, ये दोनों ही कंडीशन से आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 पाई आई z बराबर 1 पर रेसिड्यू कितना आ रहा था हमारा, 1 आ रहा है, और z इज इक्वल टू 2 पर रेसिड्यू कितना आ रहा है, वो भी 1 है। तो इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4 पाई आई। तो यहाँ से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से हम कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको ये चेक करना होगा कि जो पोल है वेदर दे आर लाइंग इनसाइड द सर्कल और नॉट। जो सर्कल अंदर आएगा, जो पोल अंदर लाई करेगा, उसी का रेसिड्यू हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया होता मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 इफ
दिस इज थिंग इज गिवन टू अस, उस केस में क्या होगा, जो सेकंड पोल है z इज इक्वल टू 2, वो पोल सर्कल के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब z इज इक्वल टू 1 आप लेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 का रेडियस है, तो ये पॉइंट 1,0 आएगा और z इज इक्वल टू 2 आपका बाहर की तरफ लाई करेगा। ठीक है, उस केस में केवल रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 को ही कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा और इस कंडीशन में सॉल्यूशन बनेगा हमारा z इज इक्वल 4πi की जगह 2πi हो जाएगा। राइट, तो ये मैंने केवल एक आपको एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए। आप इस तरह से क्वेश्चंस कोई भी अगर आता है रेसिड्यू थ्योरम का तो कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, चाहे कॉचीज थ्योरम से किए हों, चाहे वो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई किया हो, चाहे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया हो या रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई की हो, सारे कंसेप्ट बहुत ही ईजी हैं, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द इंटीग्रल अंडर यूनिट सर्कल, इनसाइड द यूनिट सर्कल। और टिल देन कीप learning. Thank you very much. Have a nice day.